वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईकैप की आटम 2023 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसका टाइटल है जेली ट्रेडर और ये करेक्शन ऑफ एरर्स के टॉपिक से रिलेट करता है। क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जेली ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023 द फॉलोइंग एरर्स वर हाईलाइटेड। तो हमें 5 एरर्स बताए हुए हैं। फिर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन में ये बताया है कि जेटी यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड और वो 25% ऑन सेल का प्रॉफिट यानी मार्जिन गिवन है। ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड एट अ रेट ऑफ 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिक्वायरमेंट ये है कि हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है टू करेक्ट द अबव एरर और वन बाय वन हम हर एरर को डिस्कस करते हैं। पहला एरर देखते हैं। A payment of rupees 90,000 to a supplier was recorded as purchase of inventory on cash। अब हम यहाँ पे डिटेल प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि अगर प्रॉपरली ये एंट्री रिकॉर्ड होती तो सप्लायर को जब पेमेंट करते हैं तो ट्रेड पेबल डेबिट हो जाता है और कैश क्रेडिट होना चाहिए। तो अगर सही एंट्री रिकॉर्ड की जाती तो ये होती, लेकिन उन्होंने कहा है कि उसको उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया एज अ परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन कैश। अब क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है तो इसमें जब इन्वेंट्री खरीदी जाती है तो एंट्री होती है इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ये एंट्री हुई होगी परपेचुअल मेथड के मुताबिक। याद रखें यहाँ पे अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड होता तो एंट्री होती परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। अब हम अपने आंसर की तरफ आते हैं। ये सारी तो वर्किंग है। आप ये देखें कि कैश क्रेडिट होना चाहिए था 90 से, कैश क्रेडिट ही हुआ है 90 से। तो अब हमारे आंसर में करेक्टिंग एंट्री क्या बननी चाहिए? करेक्टिंग एंट्री ये बनेगी कि ट्रेड पेबल्स को भी तो 90 से डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुए अभी तक, तो अब कर देते हैं। और इन्वेंट्री को डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो इसको रिवर्स करने के लिए हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये हमारी पहली एंट्री का आंसर बन गया। अब हम दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन हमारे पास है कि इन्वेंट्री विदड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज वाज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट सेल फॉर ₹460,000। अब विदड्रॉन बाय ऑनर जो है वो ड्राइंग्स हैं और उसको रिकॉर्ड उन्होंने क्रेडिट सेल्स के तौर पे कर दिया। वंस अगेन ड्राइंग्स की एंट्री परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड में, ये ध्यान में रखना है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है कि परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है। तो हमारी ट्रांजेक्शन अगर सही रिकॉर्ड की गई होती तो कैसे रिकॉर्ड की जाती? तो सेल ऑफ 460,000 जो आपने रिकॉर्ड कर दी, तो 460,000 ड्राइंग्स तो सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड नहीं होती, ड्राइंग्स तो रिकॉर्ड होती हैं कॉस्ट पर। तो 25% प्रॉफिट है तो 75% कॉस्ट है। तो हम ड्राइंग्स की वैल्यू का कॉस्ट निकाल लेते हैं। 460 का 75% 345। तो परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड में एंट्री होती ड्राइंग्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। याद रखें पीरियोडिक मेथड होता तो परचेज क्रेडिट करते। अब एरर क्या हुआ कि इसको उन्होंने क्रेडिट सेल्स के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। क्रेडिट सेल्स में जो परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है उसमें दो एंट्रीज होती हैं। एक तो सिंपली जो पीरियोडिक में भी होती है परपेचुअल में भी कि ट्रेड रिसीवेबल आपके डेबिट होंगे और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन साथ ही इन्वेंट्री को भी परपेचुअल में साथ के साथ अपडेट किया जाता है। तो इन्वेंट्री क्योंकि सेल्स में चली जाती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट और इन्वेंट्री को क्रेडिट करते हैं। ये याद रखें कि जो सेल्स की एंट्री है वो सेलिंग प्राइस पर होगी और इन्वेंट्री की एंट्री जो है वो कॉस्ट पर होगी। अब हम अपने आंसर की तरफ आते हैं कि हमारे आंसर क्या होना चाहिए। तो एक तो आप ये नोटिस करें कि ये वाली जो एंट्री है कि ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, ये तो सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो इसको अब हमें रिकॉर्ड कर देना चाहिए एज इट इज ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 460 से। दूसरा इफेक्ट ये है कि ये ड्राइंग्स भी तो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। तो ये ड्राइंग्स 345 से रिकॉर्ड नहीं हुई इन एरर, तो अब इनको हम रिकॉर्ड कर देते हैं। जहां तक बात है इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री देखें 345 की क्रेडिट होनी चाहिए थी और एरर के सिनेरियो में भी ये 345 की क्रेडिट ही हुई है, तो इसको हमें ठीक करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता कॉस्ट ऑफ सेल्स जो डेबिट हुई ये गलत हो गई, इसको डेबिट नहीं होना चाहिए था, इसको रिवर्स करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे। ये हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन का आंसर बन जाएगा। अब हम चलते हैं और थर्ड ट्रांजेक्शन को देखते हैं। तो थर्ड ट्रांजेक्शन हमारे पास है कि इन्वेंट्री रिटर्न बाय अ कस्टमर यानी सेल रिटर्न विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ 540,000 वर डेबिटेड टू इन्वेंट्री एंड क्रेडिटेड टू रिसीवेबल एट सेलिंग प्राइस। तो थर्ड ट्रांजेक्शन में सबसे पहले ये कि सेल्स रिटर्न की अगर एंट्री परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड में की जाती तो वो एंट्री क्या होती? वो एंट्री होनी चाहिए थी कि सेल्स रिटर्न डेबिट होगी और रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट होगा।
और क्योंकि ये परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है तो इन्वेंट्री की हर ट्रांजैक्शन के साथ उस इन्वेंट्री को भी अपडेट करना है। अब 540 उसकी सेलिंग प्राइस है, इसकी हमें कॉस्ट निकालनी होगी, तो 25% लेस करके जो 75% वैल्यू है उससे जब सेल्स रिटर्न हुई तो इन्वेंट्री हमारे पास आ गई। इन्वेंट्री को हम डेबिट करेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट करेंगे 75% वैल्यू विच इज 405, ये कॉस्ट है। तो ये एंट्रीज होनी चाहिए थी, और जो एरर हुआ है वो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने खुद बताया हुआ है कि उन्होंने डेबिट कर दिया इन्वेंट्री को और क्रेडिट कर दिया रिसीवेबल्स को, और वो भी सेलिंग प्राइस पर यानी 540 पर। अब हम इसकी करेक्टिंग एंट्री कैसे बनाएं, उस पर हम सिंपली ये देखते हैं कि सेल्स रिटर्न 540 से डेबिट होनी चाहिए थी लेकिन नहीं की गई, तो अब कर देते हैं। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 540 से क्रेडिट होने चाहिए, तो वो तो अगर हम नोटिस करें तो 540 से एरर में भी क्रेडिट हो गई थे, तो यहाँ तक भी बात ठीक हो गई। अब इसको तो कुछ करने की फिर ज़रूरत नहीं है। तीसरा आइटम है हमारे पास इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री ये देखें कि हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए थी 405 से डेबिट, लेकिन इन एरर जो है वो 540 पे डेबिट कर दी, यानी ज़्यादा डेबिट कर दी थी। तो जो डिफरेंस है उससे हम इन्वेंट्री को अब क्रेडिट कर देंगे 135। और इसके अलावा ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर है इसको भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए 405 से, ये भी तो क्रेडिट होनी चाहिए, तो अब इसको भी हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन का आंसर भी बन जाएगा। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन ये है कि ऑन 1 नवंबर 2022 an item of equipment was sold for rupees 90,000. Disposal was not recorded and amount received was credited to depreciation expense. ऑन 1 जुलाई 2022, जो कि हमारे ईयर का स्टार्ट है क्योंकि ईयर का एंड 30 जून 2023 है, इक्विपमेंट हैड अ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 120,000 वाइल इट्स ओरिजिनल कॉस्ट वाज 250,000। अच्छा, अब हम ज़रा लॉन्ग वे में चलते हैं पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर ये ट्रांजैक्शन डिस्पोजल की सही तरीके से रिकॉर्ड की जाती तो फिर क्या रिकॉर्ड होती। अच्छा, आप ये देखें कि आपका ईयर स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई को। 1 जुलाई से जो 1 नवंबर तक टाइम बनता है ये बनता है 4 महीने का, जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन को अगर प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता तो पहले आप 4 महीने की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है 20%, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। याद रखें कि हमने 120 रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर परसेंटेज लगाई है क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, कॉस्ट पे नहीं लगाई। अब जब ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गई तो उसके बाद टाइम आ जाता है कि हम डिस्पोजल को रिकॉर्ड करें। अब डिस्पोजल को रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें हमारे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जिस तरह सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेट्स से एलिमिनेट कर लेते हैं। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस तो 250 और 120 का डिफरेंस है, लेकिन बाद में जिस तरह हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन में देख रहे हैं कि 8 की और रिकॉर्ड किए, तो 130 प्लस 8 138 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल के टाइम पर एलिमिनेट होगी। कैश क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 90 से रिसीव हुआ है, फिर लॉस ऑन डिस्पोजल भी आ जाएगा लेकिन इक्विपमेंट 250 का आएगा। अब ये लॉस ऑन डिस्पोजल जो है ये बैलेंसिंग फिगर है। अब इक्विपमेंट 250 का ये बताया। तो स्टेप वाइज अगर चलें तो सबसे पहले हम एसेट को क्रेडिट करते हैं, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, फिर कैश रिसीव डेबिट होता है, और फिर एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें लॉस ऑन डिस्पोजल मिल जाता है। तो ये ट्रांजेक्शन अगर हम रिकॉर्ड कर देते तो एरर होता ही ना, लेकिन एरर हुआ क्या कि उन्होंने जो पैसे मिले थे वो बताया हुआ है कि अमाउंट रिसीव वाज क्रेडिटेड टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यानी एरर ये हुआ कि उन्होंने कैश डेबिट कर दिया और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया। और ऑब्वियसली क्योंकि डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि उन्होंने उस एसेट पे पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दी होगी, तो पूरे 12 मंथ में तो 24 की डेप्रिसिएशन बनती है, हालांकि सिर्फ 4 मंथ की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। तो एक तो कैश डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में क्रेडिट कर दिया, दूसरा डेप्रिसिएशन भी पूरे साल की रिकॉर्ड कर दी रादर देन जस्ट 4 मंथ। अब इसकी हम करेक्शन की तरफ चलते हैं कि करेक्टिंग एंट्री हम क्या पास करें, तो अब उसको देखते हैं। सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखें 8 से क्रेडिट होनी चाहिए थी और 138 से डेबिट होनी चाहिए थी, और ये जो 24 वाली है ये रिवर्स करनी चाहिए, यानी इसको भी हम डेबिट करेंगे। अब एरर वाली चीज को रिवर्स करना है, तो 8 क्रेडिट 138 डेबिट और ये 24 भी डेबिट रिवर्स की वजह से, तो 154 से अब डेबिट होना चाहिए। दूसरा हम लॉस ऑन डिस्पोजल देखते हैं, तो ये 22 से डेबिट होना चाहिए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को देखते हैं तो ये देखें ये 8 से डेबिट होना चाहिए था, और उसके बाद ये 90 से क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, ये भी डेबिट होगा,
और ये 24 से ये वाला डेबिट नहीं होना चाहिए था, इसको क्रेडिट करेंगे। तो 8 और 90 से डेबिट और 24 से क्रेडिट, इसलिए 8 और 90 को प्लस में और 24 को माइनस में लिया, 74 नेट अमाउंट बनती है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इक्विपमेंट की फिगर है जो कि 250 से क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ हुआ, आप क्रेडिट कर देते हैं। बाकी आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ कैश की फिगर बची है, जो कि एरर के अंदर भी हमने डेबिट की थी और करेक्ट भी डेबिट ही होनी चाहिए थी, तो उसकी कोई इम्पैक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह हमारी फोर्थ ट्रांजेक्शन भी कवर हो गई और अब हम लास्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 5 है कि अ चेक इशूड फॉर 1 ईयर रेंट, यानी पूरे 12 महीने का रेंट था, 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2024। अब ईयर एंड है 30 जून, यानी मई और जून 2 मंथ, और फिर 10 मंथ जो है वो नेक्स्ट ईयर, यानी 12 महीने की जो हमने पेमेंट की उसमें से 2 मंथ की पेमेंट इसी साल के एक्सपेंस की है और 10 मंथ की पेमेंट नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस की है, अमाउंटिंग टू 240,000। टोटल चेक 240,000 का था और वो डिसऑनर हो गया ड्यू टू मिस्टेक इन द नेम ऑफ पार्टी। नो एंट्री वाज मेड अपॉन द रिटर्न ऑफ चेक एंड अ न्यू चेक वाज इशूड बाय जेटी आफ्टर द ईयर एंड। अच्छा, अब जो न्यू चेक इशू है वो तो आफ्टर द ईयर एंड हुआ है, वो इरेलीवेंट हो जाता है, लेकिन जो पुराना चेक अब डिसऑनर हो गया, रिटर्न हो गया, उसका रिवर्सल तो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो इसको अगर प्रॉपरली रिकॉर्ड करते तो चेक जब वापस आया, इशू किया हुआ ना चेक, जब हमने पेमेंट की होगी तो बैंक को क्रेडिट किया होगा, तो अब रिवर्स करने के लिए हमें डेबिट करना चाहिए था। फिर 10 महीने का रेंट जो हमने एडवांस दिया हुआ था नेक्स्ट ईयर का, वो प्रीपेमेंट के तौर पे रिकॉर्डेड होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के, तो वो प्रीपेमेंट अब रिवर्स हो जाएगी। और जो पहले हमने 2 मंथ का रेंट अपनी तरफ से पे किया हुआ था, जब वो चेक ही वापस हो गया तो इसका मतलब है उसकी पेमेंट कंसीडर नहीं होगी, तो उसका एक्रूड एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो 2 मंथ का रेंट एक्रूड एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, तो हमें ये एंट्री करनी चाहिए थी। और क्वेश्चन में वो ये बता रहे हैं कि नो एंट्री वाज मेड अपॉन द रिटर्न, कोई एंट्री नहीं की गई, और जो चेक इशू हुआ है ईयर एंड के बाद वो तो वैसे रेलिवेंट नहीं है, वो इस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो रिलेट नहीं करेगा, फिर वो नेक्स्ट ईयर में तो नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए था, रिटर्न इस साल में रिकॉर्ड होना चाहिए, जो नेक्स्ट ईयर में चेक इशू है वो तब उसका इशू नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अब बड़ा सिंपल है कि जो एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अब उसी एंट्री को हम एज इट इज रिकॉर्ड कर देंगे, यानी बैंक डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट और एक्रूड एक्सपेंस भी क्रेडिट। तो ये 5 हमारी ट्रांजेक्शन थी जिसमें हमने करेक्टिंग एंट्रीज बनाई। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।